जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम भाई इस यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के न्यूज अनबॉक्सिंग सेशन में बहुत 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 स्वागत है। आज 16 मार्च 2026 को हम द हिंदू का न्यूज अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करने से पहले हमारा जो प्रथा है, हमारी मोटिवेशन कोट के साथ हम लोग हमारी क्लास को शुरू करते हैं। दैट इज नो मैन इज डिफीटेड विदाउट अंटिल ही हैज बीन डिफीटेड विद इन। कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं हार सकता जब तक उसे वो खुद अपने आप की आप अपने अंदर से हार मान लेंगे, उस दिन आप सही में हार जाएंगे। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं ना कि लोग आपको क्रिटिसाइज करें वो चलेगा, लेकिन आप खुद को क्रिटिसाइज मत कीजिए। डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है ना। और इसी वजह से हम लोगों को निरंतर केवल और केवल सर झुका के काम करना है बच्चों। हमें किसी को नहीं दिखाना है। जीत गए तो सर झुका के काम करना है, हार गए तो सर झुका के काम करना है, किसी ने गाली दी तो सर झुका के काम करना है, किसी ने प्रशंसा की तो सर झुका के काम करना है। लेकिन केवल लाइफ का मोटो यह होना चाहिए, सर झुका के काम करते रहना है। और जिस दिन आप सफल होंगे, आप देख लेना उस दिन भी आपको नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि उस दिन लोग आपको कहेंगे अरे ओवरनाइट सक्सेस है, तुक्का था ये तो, है ना। लेकिन उस दिन भी आपको क्या करना है, सर झुकाना है और काम करना है। सो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और हम लोग बाकी दुनिया से हार जाए, मन से हम कभी नहीं हारेंगे, ऐसा संकल्प लेके लेट्स स्टार्ट द टुडेस क्लास। सो आज की टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो 6 न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली न्यूज है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, है ना। 4 स्टेट्स में जो है, 4 to 5 स्टेट्स में, ये 4 स्टेट्स में एमसीसी जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है इसको डिसाइड करेंगे, है ना, इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर आवर डिस्कशन, दैट इज खर्ग आइलैंड, है ना। डोनाल्ड ट्रंप जो है, हमारे भूरे बाल वाले फूफा जी, उन्होंने खर्ग आइलैंड के ऊपर एक बहुत खतरनाक टिप्पणी की है, इसको डिसाइड करेंगे। और जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी खर्ग आइलैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड न्यूज है ड्रॉप इन एलपीजी पैनिक बाइंग। तो जो एलपीजी का पैनिक बाइंग हो रहा था उसमें बहुत ड्रॉप आया है और ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है, ये डिस्कस करेंगे। 3 एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एडिटोरियल होगा जियो पॉलिटिक्स एंड ऑयल प्राइसेस, दिस इज द फर्स्ट एडिटोरियल दैट वी विल डिस्कस। सेकंड एडिटोरियल इज वाटर द कोर ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस, है ना। जो क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं उसमें वाटर का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कोर है क्लाइमेट रेजिलियंस में, ये दूसरा आर्टिकल। और तीसरा है मैंडेटरी पीरियड लीव। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था मैंडेटरी पीरियड लीव के ऊपर लड़कियों के लिए, है ना, उसको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंडेटरी पीरियड लीव्स के ऊपर। तो ये 6 न्यूज़ेस हम लोगों को कवर करनी है। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके सारे न्यूज कवर करते हैं। सो हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 स्टेट्स में जो है असेंबली पोल्स की घोषणा कर दी है। इन 4 स्टेट्स असेंबली पोल्स हैव बीन अनाउंस्ड। और वो 4-5 स्टेट्स कौन से हैं? सबसे पहला है आसाम, दूसरा है केरला, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है वेस्ट बंगाल और एक यूटी में भी जो है क्या ड्यू है, इलेक्शंस ड्यू है, दैट इज पुदुचेरी। तो 4 स्टेट्स और एक यूटी में इलेक्शन कमीशन ने क्या घोषणा कर दी है, इलेक्शन डेट्स की घोषणा कर दी है। अप्रैल के अंदर अंदर इन चारों स्टेट्स के अंदर इन चारों स्टेट्स और यूटीज के अंदर, पांचों स्टेट्स एंड यूटीज के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन हमारा काम की चीज ये नहीं है कि भाई किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव होगा। दिस इज नॉट द थिंग। आप इसको डेफिनेटली आप इसको पढ़ सकते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यूज, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो सबसे काम की चीज है वो ये है कि द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केम इनटू द अफेक्ट विद द अनाउंसमेंट ऑफ पोल शेड्यूल। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कैसे होता है, इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य जो हैं ये आज की क्लास में हम लोगों को डिस्कस करने हैं, है ना। बाकी तो आप ये न्यूज पढ़ सकते हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन यूपीएससी में इस न्यूज का कोई लेना देना नहीं है सिवाय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के, कि भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इसके अलावा और कोई चीज
काम की नहीं है। देख लेते हैं भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। भाई देखिए एमसीसी जो होता है ना, एमसीसी इज कॉल्ड एज, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। एमसीसी जो होता है, सो एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ना, जस्ट अ सेकंड बच्चों। तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इट इज कंसिडर्ड एज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इट इज द कंसेंसस डॉक्यूमेंट। It is called as the consensus document. Why it is called as the consensus document? Because it has no legal backing. ठीक है, इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसे फॉलो करती है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द कंसेंसस डॉक्यूमेंट। ये चीज ध्यान रखना है ना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होता है, एमसीसी अप्लाइज या अप्लाइड बाय, एमसीसी अप्लाइड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हेन इट announces the election dates। ध्यान रखना, इलेक्शन के दिन नहीं होता है, जब वो इलेक्शन कराने की जो डेट्स इशू करते हैं तो उसी दिन जो है एमसीसी क्या हो जाता है, लागू हो जाता है ना। एंड इट लास्ट टिल द रिजल्ट, टिल द रिजल्ट्स, है ना। तो एमसीसी कब तक लागू रहता है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक रिजल्ट अनाउंसमेंट तक जो है एमसीसी लागू रहता है। क्या क्या चीज एमसीसी में नहीं कर सकते हैं, है ना, व्हाट आर डूज एंड डोंट्स, है ना। सबसे पहले डोंट्स की बात कर लें तो एमसीसी के अंदर सबसे पहला क्या है, सबसे पहला जो है डोंट्स में फाइनेंशियल ग्रांट्स जो है ये अनाउंस नहीं कर सकते। फाइनेंशियल ग्रांट्स आर नॉट, कैन नॉट बी अनाउंस्ड, ठीक है ना। प्रॉमिस फॉर, डोंट्स क्या है, प्रॉमिस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, है ना, प्रॉमिस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स और एनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर कोई भी जो है किसी भी तरह से, किसी भी तरह का एडहॉक आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते गवर्नमेंट पोजीशन पे, ताकि लोगों को इन्फ्लुएंस हो ना कि देखो भाई हमने आपके लिए इनको अपॉइंट किया है, बिहारी बाबू है, बंगाली बाबू है, आसामी बाबू है, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। जैसा मैंने कहा, इट हैज नो लीगल बैकिंग, यानी आप कह सकते हैं इट हैज नो स्टैट्यूटरी बैकिंग, है ना। कोई कंडक्ट, कोई लॉ नहीं है कि अगर किसी ने इसे फॉलो नहीं किया तो फिर इसको, इसके लिए कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। लेकिन एमसीसी जो है ये दूसरे इंस्टीट्यूट्स जो है, इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, एनफोर्स किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। अगर हम इसकी इवोल्यूशन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, केरला इज द फर्स्ट स्टेट, केरला इज द फर्स्ट स्टेट to implement, Kerala is the first state to implement, Kerala is the first state to implement MCC, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। केरला जो है उस, ये पहला ऐसा राज्य था जिसने एमसीसी इंप्लीमेंट किया था वे बैक इन 1960, 1960 में ही इसने क्या कर दिया था, एमसीसी जो है ये लागू कर दिया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इन 1974, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इन 1974 ईसीआई जो है, ईसीआई ने पहली बार, ईसीआई रिलीज्ड, ECI released the formal MCC, ECI released the formal MCC, ठीक है। और बिफोर तो इसने पहली बार जो है ये बताया था कि भाई कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, एमसीसी क्या होगा। तो 1977 से पहले जो है इट इज गाइडेड ओनली फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, है ना। तो रूलिंग पार्टीज जो थे उन्होंने जो क्या किया कि रूलिंग पार्टी मिसयूज करती थी। सो अब जो है इन्होंने क्या किया कि
इलेक्शन कमीशन ने 1979 के इलेक्शन से पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी को भी इसमें इंक्लूड करना शुरू किया और इसमें अलग तरीके से इसके कुछ 7 पार्ट्स बनाए हैं ना। आफ्टर 1979, आफ्टर 1979 इसमें जो रूलिंग पार्टीज हैं उससे रिलेटेड जो हैं 7 पार्ट्स डॉक्यूमेंट इसमें बनाए गए। 7 पार्ट्स डॉक्यूमेंट was drafted. The 7 parts document was drafted, है ना। अब ये 7 पार्ट डॉक्यूमेंट क्या थे भाई, इसमें अलग अलग चीजें थी कि भाई पार्ट 1 था कि जनरल गुड बिहेवियर क्या होगा पार्टीज के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, है ना। पब्लिक मीटिंग एंड प्रोसेशंस के लिए क्या रूल होंगे, है ना। गाइडलाइन फॉर बिहेवियर क्या होगा पोलिंग डे के दिन। ये सारी चीजें जो हैं, ये चीज इसमें एमसीसी के अंदर की इसके अंदर दी जाती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो एमसीसी के अंदर बहुत ही ज्यादा जो है डिटेल्ड में चीजें होती हैं कि भाई क्या चीज होती है, क्या चीज नहीं होती है। इलेक्शंस जो है ना, इलेक्शन ने 45 डेज पहले ये चीजें लागू होती है। इसकी एम्बिगिटी क्या है, लिमिटेड स्कोप होना चाहिए, है ना, पब्लिक मीडिया का और इसका। आप भाषण कीजिए लेकिन किसी भी तरह से कोई भी फ्रीबीज अनाउंसमेंट नहीं होगी। तो एमसीसी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करने के लिए, है ना। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए इज एमसीसी इज अ मस्ट डॉक्यूमेंट, है ना। वरना इसके बिना जो है हम लोग कभी भी निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाएंगे। एमसीसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसे फॉलो करती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका मिसयूज नहीं करती है, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की सेकंड न्यूज की तरफ। और ये न्यूज अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या है, हमारे जो भूरे बाल वाले फूफा जी हैं उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है और अनाउंसमेंट में कहा है ईरान वांट्स टू मेक अ डील, ईरान वांट्स टू मेक अ डील बट टर्म्स नॉट गुड इनफ, है ना। ट्रंप ने क्या कहा है आगे, माइट हिट खर्ग फॉर फन। क्या फॉर फन? भाई क्या पबजी चल रहा है क्या? भाई दुनिया में तुमने तो वेनेजुएला पे कैप्चर कर लिया, तुम जो है खर्ग आइलैंड, खर्ग क्या है बच्चों, ये है खर्ग आइलैंड, है ना। और यहाँ पे अमेरिका कह रहा है कि वी माइट बॉम्ब टारगेट्स ऑफ द खर्ग आइलैंड जस्ट फ्यू मोर टाइम्स जस्ट फॉर फन। भाई पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन जो है ये ठप पड़ी हुई है और ये भूरे बाल वाला फूफा जी अपने बुढ़ापे में इतना बुरा सटिया गया है, वो कह रहा है कि जस्ट फॉर फन खर्ग आइलैंड जो है हम लोग क्या करेंगे, बॉम्ब कर देंगे। अरे भाई तुझे कहा किसने बॉम्ब करने के लिए, और जस्ट फॉर फन क्या होता है यार। हाँ, आप देखिए भाई 20% जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल निकलता है वो दुनिया का 20% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है, और आप कह रहे हैं जस्ट फॉर फन। भाई देखो ईरान से प्रॉब्लम है तो ईरान को आप कुछ भी करिए जैसा भी करना है, लेकिन आप एक इतने पावरफुल देश के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट और आप कह रहे हैं जस्ट फॉर फन वी माइट हिट खर्ग आइलैंड। अब ठीक है, ये भूरे बाल वाले फूफा जी जितने पागल हैं वो हैं, कब पता नहीं कब जाएंगे, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है खर्ग आइलैंड क्या है ना। और खर्ग आइलैंड कहाँ लोकेटेड है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो खर्ग आइलैंड की अगर बात करें तो खर्ग आइलैंड जो है ये एक कोरल आइलैंड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इट इज अ स्मॉल कोरल आइलैंड, स्मॉल कोरल आइलैंड इन ईरान। इस चीज का ध्यान रखना, इट इज अ स्मॉल कोरल आइलैंड इन ईरान एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि इट इज वन ऑफ द फ्यू आइलैंड विच इज इट इज अ फ्यू आइलैंड इन ईरान, फ्यू आइलैंड इन ईरान विथ फ्रेश वाटर्स, विथ फ्रेश वाटर। ठीक है, सो ये ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे लाइमस्टोन बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ पे जो वाटर है ये बहुत ज्यादा क्या है, फ्रेश है। राइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो आइलैंड है ना, ये जो हम आइलैंड की जो बात कर रहे हैं, जो खर्ग आइलैंड है, इस खर्ग आइलैंड के बारे में आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। इसकी लोकेशन क्या है ये मैं आपको बस कुछ ही सेकंड्स में बता रहा हूं। ये जो खर्ग आइलैंड है, इट इज why it is important because 90% of
Iranian 90% of Iranian oil export goes from this, है ना, खर्ग आइलैंड से होके निकलता है 90%। कितना परसेंट बच्चों? 90%। इट इज द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी, है ना। तो यहाँ पे 7 मिलियन बैरल्स पर डे जो है लोड होता है, राइट। और 8 to 9 सुपर टैंकर्स यहाँ पे लोड होते रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, और 6 ऐसा पूरा ये आइलैंड है बच्चों, है ना, जिसमें 8 to 9 सुपर टैंकर्स जो हैं ये लोड होते हैं। अब इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन कहाँ है बच्चों? ये है ईरान। और ईरान के बिल्कुल नॉर्थ में एक आइलैंड है जिसका नाम है खर्ग आइलैंड। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से थोड़ा दूर है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ईरानियन ईईजेड के अंदर ही आता है ना। इट लाइज इन ईरानियन ईईजेड। ठीक है, एंड इट इज थोड़ा सा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से फार है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है उससे पास नहीं है ईरानियन, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उससे दूर है। आपसे यूपीएससी में ये चीज पूछ सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे ही बना हुआ है खर्ग आइलैंड? जी नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दूर है। और इसी आइलैंड को बॉम्ब करने की बात जो है अमेरिका कह रहा है कि हम खर्ग आइलैंड को जस्ट फॉर फन उड़ा भी सकते हैं। अरे भैया, क्या क्या करेंगे ट्रम्प भाई साहब का? इनके लिए मोदी जी ने इनका नाम सही प्रोनाउंस किया था आज से 3 4 साल पहले जब इंडिया आए थे। आप लोग गूगल कर सकते हैं क्या नाम प्रोनाउंस किया था। खैर, नंदलेस, सो खर्ग आइलैंड की लोकेशन ये है, आपको पता होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, फ्रेश वाटर आइलैंड है, कोरल आइलैंड है। 90% ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो खर्ग आइलैंड से ही होके निकलता है। और ये एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 90% यहीं से होके निकलता है। सो इट इज वाइटल फॉर ईरानियन इकोनॉमी, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं थर्ड न्यूज की तरफ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो है, केवल मैं ये न्यूज इसलिए लेके आया, इसमें यूपीएससी से जुड़ा हुआ कोई ज्यादा फैक्ट नहीं है, लेकिन केवल ये फैक्ट है कि हमें ये चीज पता चली है कि जो एलपीजी की जो पैनिक बाइंग हो रही थी, जो अभी 2 3 दिन पहले 88.8 लाख पर डे थी, वो अब गिरकर कितनी हो गई है? 77 लाख पर डे हो गई है। यानी 10 लाख की गिरावट आई है, जो बहुत ही समझदारी भरी बात है कि इंडिया भी जो है क्या कर रहा है, समझदारी से आगे बढ़ रहा है। पैनिक बाइंग नहीं कर रहा है कि भाई हमारे पास अगर कोई ऑयल का अगर हमारे पास सिलेंडर है ऑयल, अगर हमारे पास गैस सिलेंडर मौजूद है, तो वो गैस सिलेंडर अगर आप बहुत अच्छे से अगर अपना जीवन यापन करते हैं और थोड़ा कंट्री के प्रति अगर आप समझदार हैं, तो आपका एक गैस सिलेंडर ना 30 to 45 डेज आपका एक गैस सिलेंडर चलता है। वन, है ना। और वन गैस सिलेंडर जो है ये आपका 30 to 45 डेज चलता है। तो अगर हम अभी पैनिक बुकिंग करा के 3 4 रख लेंगे, तो उससे फायदा क्या होगा कि भाई हमें 90 दिन तक हमारे पास गैस आ जाए? ऐसा ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो पैनिक बुकिंग क्यों करानी है? तो ये बहुत अच्छी बात है कि भारत जो है ये अपना सिविक सेंस दिखा रही है कि भाई हम लोग जो है पैनिक बुकिंग नहीं कर रहे हैं। वी आर विथ इंडिया इन दिस आवर ऑफ नीड। और ये सबसे अच्छी बात है कि हम लोग अपनी सिविक सेंस को यहाँ पे दिखा रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट भी क्या कह रही है? गवर्नमेंट इस पैराग्राफ को अगर आप पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट क्या चीज कह रही है बच्चों, और गवर्नमेंट इस चीज के लिए भले ही हम लोग कितनी गालियां दे ट्विटर पे बैठ के, हम लोग जयशंकर साहब से ज्यादा समझदार दिखना चाहते हैं, लेकिन जयशंकर साहब क्या कह रहे हैं कि हाल ही में, है ना, जग लाड़की करके फोर्थ एलपीजी वेसल जो है वो इंडिया आ रहा है। फोर्थ एलपीजी वेसल इज कमिंग टू इंडिया। दिस इज द फोर्थ एलपीजी वेसल जो सक्सेसफुल इंडिया आ रहा है। इससे पहले हमारे पास जो है, इससे पहले भी हमारे पास जैसे शिवालिक, है ना, हमारे पास शिवालिक या और भी कई सारे जो थे, है ना, शिवालिक और एक एक दो और थे जिसका नाम था शेनजोंग और ऐसा ऐसा कुछ, है ना। ये ऐसे कुछ नाम थे जो हमारे पास जो थे यहाँ पे भारत आए थे, है ना। नंदा देवी, शिवालिक, नंदा देवी, है ना। थर्ड जो इंडिया आ चुका है, कल परसों ही इंडिया में उतरा था, जिसका
जिसका नाम था ये आपका क्या नाम है उसका नाम शेंगजोंग करके शैन शेंगजोंग या शिलोंग जैसा ऐसा कुछ नाम था। तो शिवालिक, नंदा देवी, शेंगजोंग, ये फोर्थ वेसल है जग लड़की, है ना। ये ऐसे वेसल्स जो हैं ये उतर रहे हैं जो, और ये जग लड़की अपने आप में कितना टन एलपीजी लेके आ रहा है? 80,800 टन जो है ये ऑयल लेके आ रहा है, क्रूड ऑयल लेके आ रहा है। तो बहुत बड़ी बात होती है भाई कि हम लोग जो है क्रूड ऑयल अगर लेके आ रहे हैं यूएई से, जो चला है शारजा से, फुजारा से, यूएई से चला है और ये आ रहा है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस करके ही आ रहा है। ठीक है भाई, 27 वेसल फंसे हुए हैं तो धीरे धीरे करके निकलेंगे। भाई युद्ध चल रहा है, युद्ध में दो देश आपस में लड़ेंगे कि वो बोलेंगे नहीं नहीं पहले मोदी जी को लिए भेज देते हैं। तो लोग जो इतना जो अफवाह फैलाते हैं, और इस देश का जो अपोजिशन है, ठीक है सरकार की कुछ खामियां रहेगी या रहती होगी, लेकिन हमेशा इस देश को क्रिटिसाइज करना, दिस इज नॉट राइट। और लोगों ने ये बहुत समझदारी भरी बात की है कि हमने पैनिक बाइंग कम की है, कि हम लोग पैनिक बाइंग छोड़ चुके हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ये एक सभ्य समाज की निशानी है। ये हमें ये बताता है कि हमारा सिविक सेंस कितना अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। 3 एडिटोरियल है। पहला एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एडिटोरियल क्या है? द ऑयल प्राइसेस रिफ्लेक्ट जियोपॉलिटिकल ऑयल प्राइसेस रिफ्लेक्ट द जियोपॉलिटिकल रिस्क, नॉट ओनली सप्लाई। जो ऑयल प्राइसेस है वो जियोपॉलिटिकल रिस्क कैरी करती है ना, राजनीतिक रणनीतिक जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, केवल सप्लाई तरफ से ही रिस्क नहीं है। क्या है देखते हैं। ऑथर कहते हैं कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है हैव सर्ज ड्रामेटिकली exceeding $118 per barrel, driven not just by physical supply shortage but by escalating geopolitical tensions, particularly in West Asia। ऑथर कह रहे हैं कि भाई जो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो $118 बैरल चल रही है, और ये केवल इसलिए नहीं है कि सप्लाई साइड शॉर्टेज है इस वजह से, ऐसा नहीं है। जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही है ना एशिया, यूरोप और वेस्ट एशिया में, उसकी वजह से ये प्राइसेस जो है ये 3 डिजिट में ये प्राइसेस अभी भी टिकी हुई है। द ट्रेडिशनल मोड ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी इज शिफ्टिंग फॉर मेजर इंपोर्टर्स लाइक इंडिया। ऑयल vulnerability is increasingly defined by logistical bottlenecks at major maritime choke points, and the weaponization of trade routes and the financialization of oil markets, requiring a highly adaptive diplomatic and economic response। ऑथर कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी था वो बहुत बुरी तरह से शिफ्ट हो रहा है, और खास करके इंडिया जो मेजर इंपोर्टर है ऑयल का, वो तो बहुत ज्यादा बॉटलनेक फेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेजर मैरीटाइम चोक पॉइंट्स जो हैं वो चोक किए जा रहे हैं, है ना। जो ट्रेड रूट्स हैं उसको वेपनाइज किया जा रहा है ना। ऑयल मार्केट्स का फाइनेंशियलाइजेशन किया जा रहा है, और इसके लिए हमें एक हाईली एडेप्टिव डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रेस्पॉन्स की जरूरत है। मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था बच्चों, जो बताता था द मेजर मैरीटाइम चोक पॉइंट्स जो हैं ये उसमें हम लोग पढ़े थे। तो आप वो वीडियो जरूर देखना कि दुनिया के कौन से मेजर मैरीटाइम चोक पॉइंट्स है कि अगर उन्हें रोक दिया जाए या उनको कैप्चर कर लिया जाए तो पूरी दुनिया ठप पड़ सकती है। राइट। सो ऑथर कहते हैं कि व्हाट हैज चेंज्ड इन द डेवलपमेंट नाउ, है ना। द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग इजराइल एंड ईरान has effectively sidelined the 20% of the global supplies, है ना, fundamentally altering the cost and conditions of the oil trade। ये 20% कहां से बच्चों? 20% जो मैंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है यहां से जो 20% आता था उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया है? साइडलाइन कर दिया गया है। राइट। वल्नरेबिलिटी ऑफ द मैरीटाइम चोक पॉइंट्स की अगर बात करें तो रफली 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन passes through Strait of Hormuz and 10% through बब अल मंदेब एंड स्विस कॉरिडोर। तो आप इफेक्टिवली अगर आप देखें तो वेस्ट एशिया ही करीबन करीबन दुनिया का 30% ऑयल जो है वो वहां से आसपास इधर उधर गुजरता है, इंडियन ओशन से बाहर, बाहर से इंडियन ओशन शिफ्ट होता है। So this oil security has shifted from purely physical access to managing exposure to financial, logistical and political
अनसर्टेनिटीज। तो जो ऑयल सिक्योरिटी है ये केवल फिजिकल एक्सेस तक ही सीमित नहीं रहा है, इसका जो एक्सपोजर है ये फाइनेंशियल, लॉजिस्टिकल एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज पर भी पड़ता हुआ हमें दिख रहा है। देन ऑथर कह रहे हैं कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस जो हो रही हैं ये और ज्यादा खतरनाक है। अटैक्स ऑन द कॉमर्शियल शिपिंग हैव ऑल्टर्ड द वेसल रूटिंग, है ना। ऑलरेडी यूएसए ने ईरान की जो कॉमर्शियल शिप्स हैं उसे उड़ा दिया है, लीडिंग टू दी डबल्ड सुपर टैंकर रेट्स, इंक्रीजिंग शिपिंग इंश्योरेंस प्रीमियम एंड वॉर रिस्क सरचार्जेस। आप देखिए कि वेसल राउटिंग को तो चलो, वेसल तो भाई जैसे तैसे करके इस रास्ते नहीं तो उस रास्ते होके जो है इंडिया आएगा या पूरे दुनिया में कहीं भी जाएगा, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ है, जो सुपर टैंकर रेट है उसमें जो उसकी जो कॉस्ट है वो डबल हो गई है, 2 टाइम्स, है ना। शिपिंग इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो बढ़ गया है कि कल को अगर हमारी शिप उड़ गई, और इनके जो प्रीमियम होते हैं जैसे आपकी कार का, तो जो प्रीमियम कितना होता होगा भाई, 10,000, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इतना प्रीमियम होता है। शिपिंग का इंश्योरेंस करोड़ों में शुरू ही होता है, क्योंकि वो एक शिप ही करोड़ों रुपए की है, तो उसका जो शिपिंग इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम में बढ़ोतरी देखी गई है। देन जो है वार रिस्क सरचार्जेस जोड़े जाने लगे हैं, ताकि जो टैंकर आ रहा है या जा रहा है उसको जो है अगर आपको वॉर जोन में से ले जाना है तो उस पर सरचार्ज जोड़ दिया गया है, जिससे नेचुरल सी बात है कि ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। ऑथर अपने सेकंड आर्ग्यूमेंट में कहते हैं इट इज अबाउट पॉलिटिक्स। ये जो सब हो रहा है ना ये एक पॉलिटिकल टर्मोइल है जो हमें देखने को मिल रहा है। ऑथर कहते हैं द ऑयल हैज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम मियर कमोडिटी टू अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑयल जो है वो केवल अब एक कमोडिटी नहीं रही है, वो एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन गया है। फॉर एग्जाम्पल द रीडायरेक्शन ऑफ रशियन क्रूड टू एशियन मार्केट इंट्रोड्यूस्ड कॉम्प्लेक्स पेमेंट सिस्टम एंड लॉन्गर रूट, है ना। तो रशियन क्रूड जो है जो एशियन मार्केट्स में आ रहा है वो अब एक कॉम्प्लेक्स पेमेंट रूट से आ रहा है और लॉन्गर रूट से आ रहा है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइस जो है, ऑथर अपने सेकंड आर्ग्यूमेंट में कहते हैं कि जो ऑयल है उसका फाइनेंशियलाइजेशन देखने को मिल रहा है, उसका वित्तीयकरण देखने को मिल रहा है। द प्राइस वॉलेटिलिटी इज ड्रिवन बाय जियोपॉलिटिकल सेंटिमेंट रेदर देन जस्ट सप्लाई डिमांड डायनामिक्स, है ना। ऑयल इज ट्रेडेड एज अ फाइनेंशियल एसेट वाया फ्यूचर ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव एक्टिंग एज अ इन्फ्लेशन हेज, है ना। तो ऑयल जो है वो एक फाइनेंशियल एसेट की तरह बेचा जा रहा है, केवल जो है सप्लाई डिमांड डायनामिक्स से अब ये ऊपर उठ चुका है। नाउ इट इज ड्रिवन बाय जियोपॉलिटिकल सेंटिमेंट कि वापस ऑयल के लिए जो हम लोग कहते थे ना भाई, ऑयल इज द इंपॉर्टेंट सोर्स, ऑयल इज द गोल्ड ऑफ 20th सेंचुरी, हम कहते थे वैसा ही वापस जो है दुनिया आ चुकी है ना। इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, अगर हम एसपीआर की बात करें तो ओरिजिनली बिल्ट टू एड्रेस फिजिकल सप्लाई कट्स, है ना। एसपीआर जो है लाइक द रीसेंट 400 मिलियन बैरल रिलीजेस बाय द G7 आर नाउ एक्टिवली डिप्लॉयड टू काउंटर साइकोलॉजिकल मार्केट वॉलेटिलिटी एंड स्टेबलाइज सेंटिमेंट्स। तो हाल ही में G7 में आपने पढ़ा था कि 400 मिलियन बैरल जो है ये रिलीज किया गया। IAEA जो है, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन जो है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एनर्जी जो है, उसने जो है इतने ही मिलियन बैरल्स जो हैं वो रिलीज किए, ताकि दुनिया में जो ये साइकोलॉजिकल मार्केट वॉलेटिलिटी है कि नहीं युद्ध हो गया तो तेल के प्राइस बढ़ा दो, ये ऐसा न हो और सेंटिमेंट स्टेबलाइज हो। तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो पहले कुछ देश बनाते थे ताकि अगर फिजिकल सप्लाई कट हो गया तो उसको एड्रेस करेंगे, लेकिन अब एसपीआर हर देश हर ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है ताकि ऑयल प्राइस की जो वॉलेटिलिटी है उसको भी कंट्रोल रखा जा सके, राइट। द कंटिन्यूइंग, ऑथर अपने आखिरी आर्ग्यूमेंट में कहते हैं द कंटिन्यूइंग रेलेवेंस ऑफ ऑयल, है ना, डिस्पाइट द एनर्जी ट्रांजिशन। और बहुत ही अच्छा पॉइंट है, डिस्पाइट द एनर्जी ट्रांजिशन, दैट इज हम लोग जो है ना ये अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं या सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्स की बात करते हैं कि भाई हम लोग जो है सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं या हम लोग जो है ईवी ले रहे हैं, है ना। ऑथर कह रहे हैं डिस्पाइट द एनर्जी ट्रांजिशन ग्लोबल ऑयल डिमांड रिमेन्स हाई, दैट इज 105 मिलियन बैरल्स पर डे, है ना, heavily driven by the aviation and petrochemical industries. Producer coordination through organizations like the Organization of Petroleum Exporting Countries
still manages supply but now heavily interacts with geopolitical risk premium. Right, implications for India की अगर बात करें तो while oil demand projected to grow, India must focus on adaptability, processing diverse crude grades, sourcing globally and maintaining robust strategic reserve. Already India ये तीनों चीजें कर रहा है, बट फिर भी इंडिया को एडेप्टेबिलिटी बहुत तेजी से करनी पड़ेगी, है ना. मॉडर्न एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डिमांड्स द इंटीग्रेशन ऑफ डिप्लोमेसी, maritime awareness and market analytics to manage complex payment system and contract enforcement, है ना. हमें एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को भी अब क्या करना होगा, डिप्लोमेसी, मैरिटाइम अवेयरनेस, मार्केट एनालिटिक्स के साथ इंटीग्रेट करना होगा, तभी हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो बनी रहेगी, वरना हम लोग एनर्जी इनसिक्योर हो जाएंगे. ठीक है, चलिए मेंस का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. डिस्पाइट द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन towards renewables, geopolitics continued to exert a profound influence over the crude oil market. Analyze the reasons behind the continuing strategic relevance of oil and its implications for global supply chains. नवीनकरणीय ऊर्जा की ओर वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन की तेज गति के बावजूद भू राजनीति कच्चे तेल बाजार पर गहरा प्रभाव डाल रही है. तेल की निरंतर रणनीतिक प्रासंगिकता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर इसके प्रभाव के पीछे के कारणों का विश्लेषण करें. जीएस पेपर 2 से रिलेवेंट बहुत अच्छा सवाल है. 250 वर्ड्स में आपको लिखना है. 15 मार्क्स का सवाल है. अगर आप अपना आंसर लिखते हैं बच्चों, तो आप अपना आंसर iasarambh@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहां पर आपके आंसर का फ्री इवैल्यूएशन 2 घंटे के अंदर अंदर करके विद प्रोज एंड कॉन्स हम आपको आपका आंसर वापस भेजते हैं, ताकि आपके मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से चल सके. चलिए बढ़ते हैं सेकंड न्यूज की तरफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है बच्चों. आज के न्यूज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने, है ना, जो है बेलम मॉडल पॉइंट्स जो हैं उसे अडॉप्ट किया है. तो ये बेलम पॉइंट्स क्या हैं, इन सबको ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में बेलम एडेप्टेशन इंडिकेटर्स क्या हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे. BAI, है ना, बेलम एडेप्टेशन इंडिकेटर्स क्या हैं, ये यूपीएससी प्रीलिम्स का बहुत पावरफुल क्वेश्चन बन सकता है. मैं इस एडिटोरियल में डिस्कस करूंगा, है ना. गिरजा के भारत जी ने ये एडिटोरियल लिखा है. लेट्स सी क्या कहते हैं, है ना. देखिए हाल ही में ऑथर कहते हैं कि भाई एट द COP20 समिट हेल्ड इन बेलम ब्राजील, है ना, जो नवंबर 2025 में हुआ था, मार्क्ड अ पैराडाइम शिफ्ट इन द ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्रेटेजी बाय सीमेंटिंग वाटर मैनेजमेंट एज द कोर ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन. तो जो वाटर मैनेजमेंट है, क्लाइमेट एडेप्टेशन का कोर माना गया है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेलम ब्राजील के अंदर जो है वाटर मैनेजमेंट को इतनी तवज्जो दी गई है. राइट, द इंट्रोडक्शन ऑफ बेलम एडेप्टेशन इंडिकेटर्स विच इंटीग्रेट्स वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, which is called as WASH, into measurable climate accountability is very important forward step, है ना, is a very important forward step in the climate resilience program, है ना. इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी बात करें तो दिस reinforces the urgent need to align its existing water governance framework such as National Mission for Clean Ganga and NAQUIM 2.0 with the global climate resilience target to secure its water food climate nexus. तो जो हमारा वाटर, फूड और क्लाइमेट का जो नेक्सस है, इसे हम क्या कर सकें, इसे हम और ज्यादा तेजी से सुधार सकें. यही एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो नेक्सस है, इसे हम क्या कर सकें, सिक्योर कर सकें इन रेजिलिएंट टारगेट्स को. तो क्या है बेलम एडेप्टेशन इंडिकेटर्स, है ना, वाटर को क्लाइमेट रेजिलियंस के साथ क्यों जोड़ा गया है, एक एक करके एक एक चीज देखते हैं. देखिए, क्लाइमेट चेंज फेल्ट थ्रू वाटर, है ना. ऑथर कहते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज जो है, इट इम्पैक्ट्स primarily the water driven. Climate change impacts are primarily water driven, है ना. Glacial melts in Himalayas, saline intrusion in coastal aquifers, erratic monsoon disrupting food security and extreme flood and droughts जो हैं, they
ऑल आर वाटर ड्रिवन, है ना। चाहे हिमालय में बर्फ पिघल रही हो, चाहे हमारे तटीय क्षेत्रों के जो एक्वाफर्स हैं, एक्वाफर्स क्या होते हैं बच्चों, है ना, एक्वाफर्स होते हैं आपके जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर को बोलते हैं एक्वाफर्स, फ्रेश वाटर रिसोर्स, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को क्या बोला जाता है बच्चों, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को एक्वेफर्स बोला जाता है। तो जो कोस्टल एक्वेफर्स में सलाइन इंट्रूजन है, यानी वो खारा हो रहा है, एरेटिक मॉनसून्स, एरेटिक मतलब कभी कभी, है ना, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, एरेटिक मॉनसून जो फूड सिक्योरिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक्सट्रीम फ्लड एंड ड्रॉट्स जो हैं, दे आर ऑल वाटर ड्रिवन। द क्लाइमेट चेंज इज primarily the water driven, है ना। and agriculture is highly vulnerable and a major contributor accounting for 40% of the anthropogenic methane emission mainly from rice cultivation and livestock। अगर हम राइस कल्टीवेशन लाइव स्टॉक की बात करें तो जो एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन इंड्यूस्ड, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन बेस्ड, जो इंसान करता है ना, तो ह्यूमन बेस्ड मीथेन एमिशन की अगर हम बात करें तो CH4 का जो एमिशन अगर हम कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर जो है ये मेजर कंट्रीब्यूटर है मीथेन एमिशन के लिए, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर इज नाउ बिकमिंग हाईली वनरेबल। तो हमें ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। सो हाल ही में हमने जो 59 बेलम एडेप्टेशन indicators अपनाए हैं under UAE framework for the global climate resilience mandate a shift in global governance। Key focus area includes सबसे पहला climate resilient wash system ensuring safe drinking water and resilient sanitation that withstands extreme weather। ये हमने adopt किया है 59 indicators में से एक ये है। दूसरा इंडिकेटर जो है वो था रिस्क गवर्नेंस, है ना, establishing universal multi hazard early warning system by 2027 and updating national vulnerability assessment by 2030। ये मैंडेट किया गया है कि हमें मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम 2027 तक अपनाना है, और नेशनल वनरेबिलिटी असेसमेंट हमें अपडेट करना है बाय 2030, ताकि जो रिस्क गवर्नेंस है वो और ज्यादा अच्छे से की जा सके। राइट नाउ ऑथर कहते हैं अपने सेकंड आर्गुमेंट के, वी डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। इंडिया ऑलरेडी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमें केवल उसमें क्या करना है, उसको थोड़ा अपग्रेड करना है। ऑथर कहते हैं इंडिया ऑलरेडी हैज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नोटेबली थ्रू द कंसोलिडेशन ऑफ वाटर गवर्नेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 2019 एंड वाटर विजन 2047 विच अलाइन विथ बेलम्स एम्फेसिस ऑन इक्विटी एंड रेजिलियंस। मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा बच्चों के जो 59 बेलम इंडिकेटर्स हैं ये कौन से हैं, ये जरूर मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आपको ये वीडियो आप तक पहुंच सके। राइट, सो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इंडिया ने ऑलरेडी नेशनल एक्वेफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट NAQUIM, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, ये लॉन्च किया हुआ है। दैट हैज सक्सेसफुली ट्रांजिशन फ्रॉम मियरली मैपिंग टू, केवल मैपिंग से ही नहीं कि कहाँ का एक्वाफर है ऐसा नहीं, है ना, इट हैज ट्रांजिशन फ्रॉम मियरली मैपिंग टू इंप्लीमेंटिंग एक्शनेबल एक्वाफर लेवल मैनेजमेंट प्लान्स, है ना। तो एक्वाफर लेवल मैनेजमेंट प्लान्स भी इंप्लीमेंट करने की बात इसमें की गई है। रिवर रिजुविनेशन की अगर बात करें तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG जो है has evolved past basic sewage treatment to integrate biodiversity conservation and digital monitoring, है ना। अब सिस्टमिक रिस्क फॉर मोमेंटम क्या है भाई, हम काम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन सिस्टमिक रिस्क भी तो मौजूद है। क्या इंडिया में क्या सिस्टमिक रिस्क है? सबसे पहला एक्यूट वाटर स्कैरसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स क्लाइमेट स्ट्रेस टेस्टिंग, नॉट जस्ट द एक्सपेंशन ऑफ कवरेज। सेकंड इज फ्रेजाइल एडेप्टेशन फाइनेंस, हमारा जो फाइनेंस है वो फ्रेजाइल एडेप्टिव होना चाहिए। द ग्लोबल प्लेज ऑफ 1.3 ट्रिलियन एनुअली बाय 2035 lacks clear operational pathways। Water projects must be classified explicitly as the climate investment। जो हमने ये जो ग्लोबल प्लेज था कि हम 2035 तक 1.3 ट्रिलियन डॉलर का फंड इकट्ठा करेंगे, एक हेज फंड क्रिएट करेंगे, उसमें वाटर प्रोजेक्ट को अलग से क्लासिफाई किया जाना चाहिए एज अ क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट। राइट, थर्ड इज
डिजिटल फ्रेगमेंटेशन, है ना, डिस्पाइट वास्ट हाइड्रोमीटेरोलॉजिकल डेटा, है ना, ऑथर कहते हैं कि भले ही हमारे पास बहुत ज्यादा हाइड्रोमीटेरोलॉजिकल डेटा मौजूद है, इंडिया लैक्स सफिशिएंट एआई ड्रिवन रियल टाइम इंटीग्रेशन इनटू लोकल गवर्नेंस एंड बजटिंग। हमारे पास हाइड्रोमीटेरोलॉजिकल डेटा है, लेकिन हमारे पास एआई ड्रिवन रियल टाइम इंटीग्रेशन, लोकल गवर्नेंस और लोकल बजट जो है उसमें जो है हमारा जो है वी लैक द वी लैक द इंटीग्रेशन। तो हमें इसको इंटीग्रेशन करना बहुत जरूरी है, लोकल लैंग्वेज में, लोकल लोगों से मिलते हुए हमें, ताकि वही लोकल गवर्नेंस को हम लोग मजबूत कर सकें, और जो है हम लोग वाटर गवर्नेंस को और ज्यादा मजबूत कर सकें। ऑथर अपने आखिरी आर्ग्यूमेंट में कहती हैं कि बेलम इंडिकेटर्स जो हैं इट विल गाइड द क्लाइमेट सर्वाइवल, है ना। तो जो बेलम इंडिकेटर्स हैं, जो 59 बेलम इंडिकेटर्स आए हैं, तो ये जो 59 बेलम इंडिकेटर्स है, इट विल सर्व एज द डैशबोर्ड। क्या सर्व करेंगे? इट विल सर्व एज अ डैशबोर्ड फॉर सर्वाइवल, पुशिंग एडेप्टेशन फ्रॉम पेरिफेरल डिस्कशंस टू द कोर ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, है ना। एडेप्टेशन से बढ़कर पेरिफेरल कोर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी की तरफ हमें ये क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, है ना। इंडिया कैन लेवरेज इट्स रोबस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई टू इंटीग्रेट हाइड्रोलॉजिकल डेटा, क्रॉप एडवाइजरीज एंड फाइनेंशियल फ्लोज इनटू इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म। तो जो हमारा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग लेवरेज कर सकते हैं टू इंटीग्रेट हाइड्रोलॉजिकल डेटा, क्रॉप एडवाइजरीज, फाइनेंशियल फ्लोज इनटू इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म, है ना। बाय अलाइनिंग इट्स डोमेस्टिक वाटर रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज एंड कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स, इंडिया हैज अ ब्लूप्रिंट to lead the global south in operationalizing climate adaptation at the scale। हम लोग जो वाटर डोमेस्टिक वाटर रिफॉर्म्स हैं, टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज हैं, हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं, कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स हैं, इन सब को हम लोग एक ब्लूप्रिंट की तरह तैयार कर सकते हैं, ताकि हम ग्लोबल साउथ को लीड कर सके, क्योंकि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के पास ये सब रिसोर्सेज नहीं है, और इंडिया शेयरिंग इज केयरिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है। इंडिया कोई भी चीज अपने पास रखने में विश्वास नहीं रखता, खास करके छोटे देशों को तो इंडिया फोकट में ही देने के लिए बात करता है, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जो है क्लाइमेट चेंज से झूंझे नहीं, क्लाइमेट चेंज से बहुत इंपॉर्टेंटली फाइट करें। ठीक है, चलिए सेकंड मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्पाइट विजिबल प्रोग्रेस इन द वाटर गवर्नेंस, सिस्टमिक bottlenecks threatened India's momentum in building climate resilience. Discuss the primary challenges hindering effective water-centric climate adaptation in India and suggest measures to overcome them. जिला प्रशासन में स्पष्ट प्रगति के बावजूद प्रणालीगत बाधाएं जलवायु लचीलेपन के निर्माण में भारत की गति को खतरे में डालती है। भारत में प्रभावी जल केंद्रित जलवायु अनुकूलन में बाधा डालने वाली प्राथमिक चुनौतियों पर चर्चा करें और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाएं। वाटर गवर्नेंस से जुड़ा जीएस पेपर 2 का सवाल है, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अगर आपने अपना आंसर लिखा है तो आप बेझिझक बेहिचक आप अपना आंसर iasrm@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहां पर 2 आवर्स के अंदर अंदर आपके आंसर का फ्री इवैल्यूएशन करके विद प्रोज एंड कॉन्स आपके आंसर हम लोग वापस भेजते हैं, ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन और अच्छे से चल सके। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी एडिटोरियल की तरफ, डेट इज अनादर बैरियर, है ना। जो मैंडे सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट आया था मैंडेटरी पीरियड लीव्स के ऊपर, जो जिसके लिए कहा गया था कि ये लड़कियों के करियर को हर्ट करेगी, उससे जुड़ा हुआ बहुत अच्छा आर्टिकल है, डिस्कस करते हैं, है ना। द एडिटोरियल एनालाइजेज द सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट रिफ्यूजल टू मैंडेट यूनिवर्सल मेंसुरल लीव अक्रॉस इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो मेंसुरल लीव हर महीने जो लड़कियों को 1 या 2 मिलती है, उसे यूनिवर्सल करने से क्या कर दिया गया है? मना कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ऑथर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इट अंडरस्कोर्स द कॉम्प्लेक्स डिबेट बिटवीन अकोमोडेटिंग जेन्युइन फीमेल biological health need and the risk of inadvertently creating a new systemic barriers such as employer bias or biological determinism that could stall women career advancement and reduce overall workforce participation, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है, एक एक करके डिस्कस करते हैं, है ना। The 2-judge bench of the Supreme Court declined a petition for mandatory menstrual leave। तो जो मैंडेटरी मेंस्ट्रुअल लीव है उस पिटीशन को डिक्लाइन कर दिया
cautioning that it could unintentionally hinder careers and deny women big responsibilities. ऑथर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कहना है, और जिसमें चीफ जस्टिस भी इस बेंच को चेयर कर रहे थे, उनका कहना है कि अगर हम जो मेंस्ट्रुअल लीव है उसको मैंडेटरी कर देंगे तो इट विल हिंडर देयर करियर अनइंटेंशनली एंड विल डिनाई वुमेन्स द बिग रूल, है ना, बिग responsibilities. So the court favors stakeholders consultation and voluntary initiatives by the individual states rather than judicial mandates. कोर्ट का कहना है कि इंडिविजुअल स्टेट्स अपने अपने लेवल पर अगर कोई पॉलिसी बनाता है तो बात ठीक है, जैसे उड़ीसा हो गया, केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, अगर वो करता है तो बात ठीक है, लेकिन जुडिशियल मैंडेट के थ्रू उसे यूनिवर्सल जो है यूनिवर्सल नहीं किया जाएगा, यानी पूरे इंडिया पर लागू नहीं किया जाएगा। अगर स्टेट वाइज होता है तो वो स्टेट का अपना लुकआउट है ना। अब स्टेट लेवल वेरिएशन एग्जिस्ट। ऑथर कहते हैं कि जो उड़ीसा है परमिट्स एन एक्स्ट्रा डे ऑफ लीव मंथली फॉर फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अप टू द एज ऑफ 55। सिमिलरली केरला की अगर हम बात करें, है ना, तो प्रोवाइड्स फॉर एन आईटीआई एंड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स इट फॉर आईटीआई यूनिवर्सिटी ट्रेनीज। थर्ड, कर्नाटका की अगर बात करें तो कर्नाटका के अंदर जो है, कर्नाटका के अंदर अगर बात करें तो कर्नाटका मैंडेट्स अ डे लीव फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर अप टू द एज ऑफ 52, a move currently challenged in the High Court due to the fears of disincentivizing hiring, है ना। तो ये यही कारण है कि जो कर्नाटका के अंदर मैंडेटरी जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में जो मेंस्ट्रुअल लीव दी जा रही है एक दिन की, उसके लिए इतना बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, और जबकि इट्स अ हेल्थ नीड। बच्चों, जो भाई लड़के, भाई मैं सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कुछ बोलूंगा फिर वो जबरदस्ती का कंटेम्प्ट लगाएंगे, मैं ये सब फालतू पछड़े में नहीं पड़ना चाहता, बट एक लड़का लड़की के लिए फैसला सुना रहा है बिना ये सोचे समझे कि भाई लड़की को किस पेन से गुजरना पड़ता होगा। सो ऑथर कह रहे हैं कि भाई इट इज द क्लियर कट केस ऑफ सिस्टमिक बैरियर्स and versus biological determinism. While severe menstrual pain and medical conditions like endometriosis, PCOD, PCOS are undeniable realities जो menstrual pain के साथ होते हैं, women already faces systemic workplace disadvantages including gender pay gap, है ना। ऑलरेडी जो वुमेन है वो वर्क प्लेस डिसएडवांटेजेस जो है वो फेस कर रही है, ऑलरेडी फेस कर रही है। साथ ही साथ जेंडर पे गैप उनको ऑलरेडी कम मिलता है, प्लस जो मेंस्ट्रुअल पेन है उसके साथ साथ आने वाली जो मेडिकल कंडीशन है जैसे एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओडी, पीसीओएस, वो एक अनडिनाइबल रियलिटी है। सो इम्प्लीमेंटिंग मैंडेटरी लीव risk cementing the biological determinism, a scenario where inherent biological differences are used to justify unequal treatment, ultimately limiting women's pay, promotions and opportunities. ऑथर का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि अगर मैंडेटरी लीव दी जाएगी तो एक बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म जो है ये और ज्यादा सीमेंट हो जाएगा कि भाई जो है कि देखो लड़कियों को तो एक दिन की छुट्टी मिल रही है क्योंकि पीरियड्स आ रहे हैं, क्योंकि लड़के को पता तो है नहीं पीरियड्स का पेन क्या होता है। दे कैन जस्ट हैव अ सिंपैथी, दे कैन नॉट हैव एन एम्पैथी, सो इट विल नॉट बी यूज्ड टू जस्टिफाई अनइक्वल ट्रीटमेंट, अल्टीमेटली लिमिटिंग वुमेन्स पे, प्रमोशन एंड अपॉर्चुनिटीज, है ना। क्योंकि लड़कियों को कहा जा सकता है कि भाई देखो आपको छुट्टी मिल रही है, हमारे साथ तो अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ये जस्टिफाई करेगा अनइक्वल ट्रीटमेंट को, राइट। अब ग्लोबल प्रेसिडेंट्स की अगर बात करें तो ग्लोबल प्रेसिडेंट्स एंड इंडियन इकोनॉमिक रियलिटीज की अगर बात करें तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस highlights the implementation flaws. A historic 2023 law in Spain saw a very low utilization a year later, है ना, while policies in Zambia faced allegations of misuse. तो यहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन फ्लॉ हमें देखने को मिल रहा है कि स्पेन जैसी कंट्री में इसका बहुत लो यूटिलाइजेशन है कि जिसको लेना है उसने लिया, जिसको नहीं लेना है उसने नहीं लिया। लेकिन अगर हम जाम्बिया की बात करें तो जाम्बिया के अंदर Zambia has faced the allegations of misuse, है ना, कि यहाँ पे मिसयूज जो है वो देखने को मिला था, है ना। इंडिया की भी बात करें तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है LFPR जो है हैज राइजन शार्पली फ्रॉम
23.3% in 2017-18 टू 41.7% इन 2023-24। भारत के अंदर जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। हाउएवर this growth is primarily this growth is primarily driven by distressed employment, है ना। डिस्ट्रेस एम्प्लॉयमेंट की वजह से ये ग्रोथ देखने को मिली है, वेयर रूरल वुमेन टेकिंग अप द इनसिक्योर इनफॉर्मल जॉब्स और अनपेड हाउसहोल्ड वर्क in the informal sector. A blanket menstrual leave policy is highly unenforceable and could cost vulnerable women their daily wages. अगर इनफॉर्मल सेक्टर है तो उसमें जो लीव पॉलिसी है, मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी है, वो बिल्कुल अनएनफोर्सेबल तरीके से ही काम करेगी। किसी ने दी तो दी, नहीं दी तो, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर है तो आप उसको कैसे जो है लड़कियों को आप उनके राइट्स दे पाएंगे, ऑथर का ये कहना है। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, है ना। द ब्लैंकेट पॉलिसी में प्रूव काउंटर प्रोडक्टिव, है ना। प्रैक्टिकल इंक्लूसिव ऑल्टरनेटिव्स आर रिक्वायर्ड, जिसमें workplace should focus on providing free sanitary products and basic medicines on site. Utilizing existing leave provisions with greater flexibility acknowledges the biological realities without transforming well-intentioned welfare measures into the barrier against the female labor participation. तो जो हमारा जो ऑलरेडी जो हमें ये मिली हुई है, हमें जो एग्जिस्टिंग लीव प्रोविजंस हैं, उसी को अगर हम लोग फ्लेक्सिबल कर दें कि भाई देखो आप महीने में 1-1.5 बार जो है आप ये कर सकते हैं, तो इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन को और ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें तो well-intentioned welfare policies without adequate structural safeguards can inadvertently become instruments of biological determinism. Discuss this statement in the context of ongoing debate surrounding mandatory menstrual leave for women in India. पर्याप्त संरचनात्मक सुरक्षा उपायों के बिना नेक इरादे वाली कल्याणकारी नीतियां अनजाने में जैविक नियतिवाद का साधन बन सकती है। भारत में महिलाओं के लिए अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश को लेकर चल रही बहस के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा करें। जीएस पेपर 2 से जुड़ा बहुत अच्छा सवाल है, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, 10 मार्क्स का सवाल है। अगर आपने अपना आंसर लिखा है तो आप अपना आंसर बेझिझक बेहिचक iasrham@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहां पे 2 आवर्स के अंदर अंदर हम आपके आंसर का इवेल्युएशन करके विद प्रोज एंड कॉन्स आपका आंसर वापस रिवर्ट बैक करते हैं, ताकि आपके मेंस के प्रिपरेशन और अच्छे से चल सकें। राइट, आज के लिए बस इतना ही। खूब मन लगाकर पढ़िएगा बच्चों। मेक दिस डे ग्रेट, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू द ग्रुप विच इज एज सीरियस एज यू गाइज। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़िएगा। मेक दिस डे ग्रेट, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे क्यूरियस। बाय बाय।